महाराष्ट्र और झारखंड दोनों के आंकड़े एक एक करके आपको दिखाता हूं। महाराष्ट्र में कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं एनडीए की सरकार आ रही है, जबकि कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। कुछ कह रहे हैं महायुति की सरकार बनेगी, कुछ कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। तो पहले महाराष्ट्र का पोल ऑफ पोल्स जरा आप देख लीजिए। सबसे पहले भास्कर का रिपोर्टर्स का पोल देखिए। यह उन रिपोर्टर्स का और स्ट्रिंगर्स का पोल है जो पूरे महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, हर जोन में काम करते हैं और यह उनकी जमीनी रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया भास्कर का रिपोर्टर्स पोल है। यह कहता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है महाविकास आघाड़ी की 135 से 150 सीटों के साथ, एनडीए 125 से 140। दूसरा न्यूज 18 और मैट्रीज का, इसमें एनडीए की सरकार आ रही है महाराष्ट्र में 150 प्लस, बल्कि 170 तक जा सकता है यह आंकड़ा एनडीए के लिए, महायुति के लिए। जबकि महाविकास आघाड़ी टक्कर तो देगी, 110 से 130 पर आकर रुक जाएगी। फिर पी मार्क का एग्जिट पोल कह रहा है बहुत ही कांटे की टक्कर महाराष्ट्र में होने वाली है महाविकास आघाड़ी और महायुति में, लेकिन महायुति के पास एज है, बहुत मामूली सा एज। एनडीए 137 से 157 और इंडिया गठबंधन 126 से 146। फिर चाणक्य स्ट्रैटेजीज, इसका भी यह मानना है कि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार आएगी 152 से 160 सीटों के साथ। पर हां, महाविकास आघाड़ी टक्कर तगड़ी दे रहा है इसमें भी, 130 से 138 सीटें। और पीपल्स पल्स का कहना है एनडीए बड़ी मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रहा है महाराष्ट्र में और यह आंकड़ा 195 तक जा सकता है एनडीए के लिए। अब महाराष्ट्र में ही कुछ और एग्जिट पोल आज जो आंकड़ा दिखा रहे हैं वो भी देखिए। पोल ऑफ पोल्स है इसलिए सारे दिखा रहा हूं आपको। अब ये देखिए इलेक्टोरल एज का कहना है इंडिया गठबंधन बड़े अंतर से यह चुनाव जीतेगा महाविकास आघाड़ी 150 सीटों के साथ। अब पोल डायरी का कहना है 122 से 186 सीटें एनडीए जीत सकता है। हालांकि मार्जिन बहुत ज्यादा रखा है इन्होंने, पर 186 हैरान करता है यह आंकड़ा। रिपब्लिक 137 से 157, रिपब्लिक भी कह रहा है एनडीए आगे महाराष्ट्र में। फिर लोकशाही और मराठी रुद्र का कहना है कांटे की टक्कर, बिल्कुल 50-50, 128 से 142 एनडीए, 125 से 140 इंडिया गठबंधन। और एसएएस ग्रुप का कहना है इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में आगे 150 के आसपास, जबकि एनडीए महायुति 127 से 135। महाराष्ट्र में देखा आपने कैसे कुछ पोल इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं लेकिन ज्यादातर एनडीए को। अब झारखंड का पोल ऑफ पोल्स यहां पर देखिए, एक्सिस माई इंडिया कह रहा है इंडिया गठबंधन क्लियर मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रहा है 52 सीटों के साथ, जो कि एक बड़ी जीत होगी। भास्कर का रिपोर्टर्स पोल कह रहा है यहां कांटे की टक्कर है एनडीए और इंडिया में, 37-40 एनडीए, 36 से 39 इंडिया। न्यूज 18 मैट्रीज, इसका यह मानना है एनडीए की सरकार आ रही है झारखंड में 42 से 47 सीटों के साथ और इंडिया गठबंधन को 25 से 30। पी मार्क कह रहा है इंडिया गठबंधन झारखंड में आगे 37 से 47 और थोड़ा ही पीछे एनडीए। और टाइम्स नाउ जेवीसी का कहना है 40 से 44 सीटों के साथ एनडीए को एज है, इंडिया गठबंधन को 30 से 40 मिलेंगी झारखंड में। अब न्यूज 24 पर जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। अब अगले 1 घंटे मेरे साथ प्रदीप गुप्ता जुड़ रहे हैं, एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी हैं, जिन्होंने खुद ये झारखंड और महाराष्ट्र का एग्जिट पोल किया है। झारखंड का रिजल्ट वो दे चुके हैं, महाराष्ट्र के अपने आंकड़े कल जारी करेंगे। मेरे साथ बीजेपी से रोहन गुप्ता, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से आनंद दुबे, मेरे साथ यहां स्टूडियो में राजकिशोर तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत। अब प्रदीप जी से बात करने से पहले प्रदीप जी के झारखंड के एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ आपको दिखा देता हूं, उसके बाद प्रदीप जी उसके बारे में और समझा सकते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर प्रदीप गुप्ता का सीएमडी एक्सिस माई इंडिया, इनका जरा आंकड़ा दिखाइए झारखंड का। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है झारखंड में इंडिया गठबंधन 49 से 59 सीटें जीत सकता है, 49 to 59, 53 एवरेज पकड़ लीजिए। एनडीए को मिलेंगी 25 सीटें, 17 से 27 का आंकड़ा है।
37% वोट एनडीए को मिलेगा, 37% के आसपास, और इंडिया गठबंधन को मिल सकता है 45%, 45% वोट। यानी प्रदीप जी के एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार वापसी कर रही है। अब प्रदीप जी के सर्वे में जब इन्होंने लोगों से पूछा कि मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे, उसमें सबसे ऊपर हेमंत सोरेन का नाम आता है। 41% लोग हेमंत सोरेन को सीएम देखना चाहते हैं। दिलचस्प आंकड़ा है ये भी, ये देखिए 41%। दूसरे नंबर पर फिर बाबूलाल मरांडी और फिर बीजेपी का कोई और सीएम, इस तरह का आंकड़ा है। फिर आइए जेंडर वाइज वोट परसेंट, वोट शेयर। एनडीए को पुरुषों का मिला है 39%, 39%, जबकि इंडिया गठबंधन को 43, 43। महिलाओं का ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन को मिला है 47%, जबकि एनडीए को मिला है महिलाओं का 35%। बहुत बड़ा अंतर महिलाओं के वोट शेयर में। फिर इसके अलावा जातियों में और उम्र के मुताबिक किस एज के ग्रुप ने किसको कितना वोट दिया, यह भी एक एक करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत करता हूं प्रदीप जी यहीं से आपसे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात प्रदीप जी आपको इस सर्वे में अपने क्या लगी? क्योंकि आंकड़े देखकर आपकी वन साइडेड जो दिखा रहा है, हैरान तो सब हैं कि आप इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं, जबकि लोकसभा में एनडीए आगे था। अब थैंक यू मानक जी। 2-3 बातें जो हाईलाइट हमारे पोल में दिखी वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। एक तो हम किसी भी एग्जिट पोल को प्रो और एंटी इनकम्बेंसी के नाम से देखते हैं, तो यहाँ पर झारखंड में हेमंत सोरेन गवर्नमेंट के प्रति प्रो इनकम्बेंसी हमें साफ साफ नजर आई। हमने जिनसे भी पूछा तो ज्यादा संख्या में लोग सेटिस्फाइड दिखे, कम संख्या में लोग अनसेटिस्फाइड दिखे, असंतुष्ट दिखे। उसकी मुख्य वजह हमने पूछी, क्योंकि हम सिर्फ इतना ही नहीं पूछते आप किसको वोट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो हमारे सर्वे या स्टडी की सबसे मुख्य वजह होती है। और उसमें 3 बातें सामने साफ साफ नजर आई। नंबर 1, महिलाओं का बहुत अधिक संख्या में 4 परसेंटेज पॉइंट्स पुरुषों और महिलाओं के मुकाबले सिर्फ जेएमएम प्लस इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें महिलाओं ने ज्यादा दिया। और यहां भी जैसे सभी राज्यों में अब देखा गया है, यहां भी एक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जो कि एक उसके चलते महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह अगस्त से मिल रहा है, और आगे का प्रॉमिस किया है, जो कि एनडीए या बीजेपी ने भी किया हुआ है अपने मैनिफेस्टो में। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि झारखंड जो है बिजली फ्री मिल रही है लोगों को, एक अमुक 200 यूनिट तक, वो एक और दूसरी बात जो लोगों ने सबसे ज्यादा कही। इसमें झारखंड की बात जब करें तो आदिवासियों की चर्चा ना करें ऐसा हो नहीं सकता। 25%, उसमें भी 5% आदिवासी जो है, करीब 26% टोटल, 21 + 5 क्रिश्चियन आदिवासी कहलाते हैं उनको। तो ये 26% और करीब 15% मुसलमान आबादी और करीब 12 से 13% दलित आबादी। ये एक अपने आप में बड़ा ब्लॉक बनता है, जिसमें कि खासकर आदिवासियों और मुसलमानों ने बड़े एन मास नंबर्स में इंडिया गठबंधन का साथ दिया। दलित हमारे सर्वे में करीब दोनों गठबंधन को बराबरी का मिलता दिख रहा है। बड़ी मुख्य बात जो है, अब तीसरी जो बात है, ये तो बात हो गई कि जेएमएम क्यों जीत रहा है, बट एनडीए पीछे क्यों रह रहा है, इसका जानना बहुत जरूरी है यहाँ पे। और ये बहुत अहम सवाल इसलिए कि इस बार एनडीए ने या बीजेपी ने जो आसू एजेएसयू पार्टी है महतो की, वो अलग चुनाव लड़े थे और उनको करीब 8% 19 के चुनाव में वोट मिले थे। और जेवीएम जो बाबूलाल मरांडी जी की पार्टी है, उन्होंने भी अलग चुनाव लड़ा था और उनको करीब 5% वोट मिले थे। इस बार हुआ यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी उस समय पार्टी का नाम था जेकेबीएसएस, अभी नई पार्टी का वो हुआ उदय यहाँ पर झारखंड के अंदर, जिसका नाम है झारखंड लोक कल्याणकारी मोर्चा, जिसने की करीब 8% वोट लिए, लेड बाई टाइगर जयराम महतो के नाम से जाने जाते हैं। उनकी उम्र केवल अभी 30 साल है। हमारे पोल के मुताबिक उन्होंने 8% वोट लिए और 8% में 90% जो शेयर आ रहा है उनके वोट का, वो ओबीसी के चलते आ रहा है, ओबीसी से आ रहा है। तो यहां पर बड़ी तरीके से उन्होंने बीजेपी या एनडीए के वोट में सेंध लगाई है। इतना ही नहीं, इन्होंने जब लोकसभा में अभी पिछले चुनाव लड़ा था, तो लोकसभा जो कि
एक अलग तरीके का चुनाव होता है, राष्ट्रीय चुनाव होता है, उसमें भी उनको 4% वोट मिले। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स थे वो बुरी तरीके से इन्होंने डेंट किया, खासकर ओबीसी समुदाय के अंदर। ये एक कुछ जो बातें थी, हाईलाइट जो थी हमारे सर्वे की, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके। अब प्रदीप जी बड़ी तस्वीर खींचिए। अब ये बताइए, इस बार जो चुनाव में एग्जिट पोल हुए हैं उनको लेकर खूब सवाल हैं। एग्जिट पोल बड़े चैनलों ने किए भी कम, और एग्जिट पोल में लोगों की दिलचस्पी और उनमें भरोसा कम हुआ है। प्रदीप जी, आप मानते हैं ना ये बात? नहीं, देखिए मानक जी, जैसे इतने सारे प्रोफेशन होते हैं, उसमें एग्जिट पोल या मार्केट रिसर्च भी एक प्रोफेशन है। और जब भी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ गलतियां होंगी, खामियां होंगी, तो उनके ऊपर अविश्वास होना बड़ा स्वाभाविक है। कुछ भी हो, कुछ भी प्रोडक्ट सर्विस ले लीजिए आप, दैट होल्ड गुड। इनफैक्ट स्पोर्ट्स में भी आप जब देखते हैं कि कभी इंडिया की बात कर लीजिए या किसी भी टीम की बात कर लीजिए, जब जीतते हैं तो वाही वाही होती है, और जब हारते हैं तो आपकी आलोचना होती है। वो स्वाभाविक है और बहुत अच्छी बात है, वो होना ही चाहिए, और उससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अब महाराष्ट्र का तो बताइए, महाराष्ट्र का आंकड़ा क्यों नहीं दिया आपने आज? अब महाराष्ट्र का दिक्कत यह है कि पहले तो बहुत बड़ा स्टेट, 288 सीटें। हाँ। दूसरी बात है सिंगल फेस, और जैसे कि आपने कहा कि एग्जिट पोल की विश्वसनीयता के ऊपर अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल सही है, हम सब गलत हुए थे अभी, खासकर हरियाणा चुनाव में, इसमें कहीं कोई शक या सवाल नहीं है। चौथी बड़ी बात, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई जैसा और बड़े बड़े क्या बोलते हैं मेट्रोज आते हैं, पुणे, नागपुर, मुंबई, यानी कि करीब करीब 40 से 45 पॉपुलेशन बहुत कम स्टेट में, एक पंजाब में और एक यहाँ पे है जो कि अर्बन में होती है। और उसमें बड़ी बात होती है वोटर टर्नआउट। बंबई में जो पिछले बार करीब 50% के आसपास वोट था, और कुछ कुछ विधानसभाओं में तो 40 के नीचे भी रहता है, जो कि कोलाबा पूरे देश में जानी जाती है। तो इसका आकलन पूरे शाम ना हो जाए। कल तक भी हमने देखा है, पिछले हरियाणा की बात कर लीजिए, जहां से हमने एक ये भी सबक लिया, बहुत से सबक लिए, उसमें एक ये भी था कि करीब 10:30 बजे रात को जब हमने एग्जिट पोल करके जब फ्री हुए, तो ये देखा कि आंकड़ा जो था 61 to 2% के आसपास था वोटर टर्नआउट। लेकिन दूसरे दिन सुबह होते होते 11 बजे तक वो करीब 68 और 69 चला गया। तो फिर क्या बचेगा? माने आप समझ रहे हैं इस बात को कि जब 8% का 90 के विधानसभा में, छोटे स्टेट में, उसके साथ देखिए कि दोनों पार्टियों को करीब 40% वोट मिला फाइनल। तो बस ये भी एक बात है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में हमको थोड़ी और स्टडी करने की तो कल कितने बजे तक रिलीज कर देंगे महाराष्ट्र का सर्वे? कल हम कोशिश करेंगे कि 6:30-7 बजे से रीजन वाइज रीजन जो है रिलीज करना चालू करेंगे, और वही 1-2 घंटे के अंदर फाइनल टैली जो है सबके सामने आएगी। और कोशिश करेंगे कि इस बार दर्शकों को और आप सब विशेषज्ञों को निराशा हाथ न लगे जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है। ठीक है, ओके। रोहन गुप्ता ना स्वागत कर रहे होंगे रोहन आप तो, क्योंकि एनडीए ज्यादातर सर्वेज में आगे दिख रहा है महाराष्ट्र में और झारखंड दोनों में। रोहन, आप 5 बजते हैं, रात को 9 बजते हैं, गूगली आपकी छूटती नहीं है। पहली बात देखिए, आज जितने भी इंडी गठबंधन की पार्टी, आज उनको हरियाणा अच्छा लगता होगा। कई डिबेट में कहा कि देखो हरियाणा में हुआ तो यहाँ पे भी होगा। देखिए मानक जी, क्योंकि मैं भी एक अप्लाइड मार्केट रिसर्च का स्टूडेंट रहा हूं, सबसे बड़ी चीज जो मैं गलत मानता हूं एग्जिट पोल में, आपके चुनाव का समय 5 बजे खत्म होते ही जो 2 घंटे में एग्जिट पोल आता है, वो इम्पॉसिबल है मानक। अभी तक आपके फाइनल वोटिंग के आंकड़े नहीं आए। अभी प्रदीप जी ने अपनी हरियाणा की बात की और प्रदीप जी ने आज झारखंड के आंकड़े डिक्लेयर कर दिए। स्टेट छोटा हो या बड़ा हो, मैं झारखंड में 2 महीने से हूं, अभी भी फाइनल नंबर आया नहीं है झारखंड का। अभी भी फाइनल, जब तक आपका फाइनल नंबर नहीं आएगा, ये सारे बहुत क्लोजली फॉट इलेक्शन है मानक। 1% 2% में आपका पूरा परिणाम बदल जाता है। और शाम को ही एग्जिट पोल देना सबसे बड़ी मुझे लगता है त्रुटि है एग्जिट पोल में, कि आपको कम से कम 24 घंटे वेट करना चाहिए फाइनल पोलिंग का नंबर आने तक। शायद उसके बाद आपका मार्जिन ऑफ एरर क्या है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, पर जब तक आपके पास नंबर ही नहीं आया है, आप कैसे बात करेंगे? दूसरी बात, झारखंड की उन्होंने 3 मुद्दे की बात की, क्योंकि मैं पूरा चुनाव यहाँ पे रहा। 3 जो सेंट्रल मुद्दे थे जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी थी। पहली बात, जो भ्रष्टाचार, यहाँ पे जो लोअर लेवल का भ्रष्टाचार है मानक, हर जगह पे आदिवासी भाई बहन परेशान है, हर चीज काम के लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा वो था। दूसरी बात, जिस प्रकार से चंपाई सोरेन को हटाया गया,
एक आदिवासी अस्मिता बहुत बड़ी बात थी कि जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर आए और उन्होंने चंपई सोरेन को हटाया, एक एंटी आदिवासी समाज में एक एंटी मूवमेंट उनके खिलाफ थी। और दूसरी जो संथाल की मैं बात कर रहा हूं, जो घुसपैठियों की कांग्रेस के प्रभारी ने कह दिया कि हम तो घुसपैठियों को भी सिलेंडर देंगे, ये सारे सीरियस मुद्दे थे। ये तीन मुद्दे इतने ज्यादा सीरियस थे और उसके कारण मैं किसी एग्जिट पोल का फेवर नहीं कर रहा हूं, पर जो जमीन पर दिख रहा है कम से कम 50 से ऊपर का आंकड़ा मुझे बीजेपी प्लस की फेवर में दिख रहा है। ठीक है। और आपने प्रदीप जी के सर्वे से तो असहमति जता दी, लेकिन मैंने तो कहा महाराष्ट्र में ज्यादातर सर्वेज में आप जीत रहे हैं। मैं उससे भी असहमत हूं, क्योंकि मैं डबल स्टैंडर्ड में नहीं मानता हूं। देखिए, मैंने वही कहा, आज महाराष्ट्र का जो सर्वे है, आज हरियाणा, हर ऑपोजिशन पार्टी को हरियाणा अच्छा लगता है क्योंकि एग्जांपल है कि देखो हरियाणा में सब गलत हुए तो महाराष्ट्र में भी गलत होंगे। देखिए, कोई भी सर्वे मानक जी अगर चुनाव खत्म होने के बाद 5 से लेकर 9 बजे तक आते हैं, उसकी विश्वसनीयता नहीं हो सकती है। मैं आपकी ईमानदारी और बेबाकी की दाद दे रहा हूं। आपने जीते, जिसमें आप ज्यादातर में जीत रहे हैं, उन सर्वे को भी आप यकीन नहीं कर रहे हैं। मैं दाद दे रहा हूं। नंबर गेम नहीं खेल सकते आप लोग। ठीक है, ओके। वी कैन नॉट फूल अवर पीपल, राइट? लोकसभा जितने बड़े इलेक्शन में सारे सर्वे गलत हो रहे हैं। 2 दिन तक आप किसी का जो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, कितने लोग बेचारे कमजोर दिल के होंगे, मर जाए, नहीं करना चाहिए। ये मानवता के खिलाफ है। आपका नाम तो मानक है, नहीं करना। अच्छा देखिए, हमने तो इस बार कोई सर्वे करवाया भी नहीं। हमने तो सिर्फ पोल ऑफ पोल्स दिखाया है, 7, 8, 10 दिखाए हैं। अब आनंद दुबे देखिए खुश हो गए आपकी बात सुन के। आनंद दुबे मुस्कुराने लगे कि देखिए बीजेपी को भी कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी जीत का। नहीं मानक जी, मैं एक चीज बताऊं, आप पाप नहीं कर रहे, पर दूसरे जो पाप है उसमें अपने हाथ जरूर धो रहे हैं। अच्छा ठीक तो है। मुझे लगता है कि मानक जी, जो महाराष्ट्र में आंकड़ा दिख रहा है, मेरा मानना है महायुति 170 प्लस जा रही है। जो आंकड़े की मैं बात कर रहा हूं, हमारा जो इंटरनल आंकड़ा है, और मैं इसलिए एग्जिट पोल के नंबर के ऊपर मैं गलत वो नहीं कर रहा हूं, बट जो हमारा जो ट्रेंड दिख रहा है, जो ग्रास रूट में है, दोनों स्टेट में अच्छी बहुमति से हम जीत रहे हैं। ठीक है आनंद दुबे, अब बताइए, ज्यादातर सर्वेस तो इनको जितवा रहे हैं। अब आप एक बार फिर से वही बात कहेंगे जो हर बार कहते हैं, ये एग्जिट पोल पेड है, स्पॉन्सर्ड है, हम यकीन नहीं करते। पर प्रदीप जी बैठे हैं, झारखंड में तो आपका गठबंधन जीत रहा है ना। मानक भाई नमस्ते, आपको और आपके सभी आदरणीयों को मेरा सादर प्रणाम। मानक भाई, जो भी सर्वे करते हैं, एग्जिट पोल करते हैं ना, बड़ी मेहनत करते हैं। हम उनकी तपस्या पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन जब इतिहास में जाते हैं और हरियाणा देखते हैं, 2024 का लोकसभा देखते हैं, मध्य प्रदेश देखते हैं, छत्तीसगढ़ देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल एक मनोरंजन का साधन है। 2-4 दिन उसको एंजॉय किया जाना चाहिए। 4 दिन की चांदनी हो सकती है, फिर शायद हो सकता है किसी के लिए अंधेरी रात भी हो जाए। अरे कभी कभी तो हमने ये भी सुना है कि जहां भविष्यवाणी होती कि आज यहाँ गरज के साथ बरसात होगी, वहां केवल छोटी सी छींटाकसी हो जाती है। तो ये जो महाराष्ट्र है ना, इसको आप झारखंड से तुलना न कीजिए। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र के मुद्दे अलग हैं, झारखंड के मुद्दे अलग हैं। महाराष्ट्र में तो जनता का अनुमान उसी दिन आ गया था जब 2022 में 20 जून की एक बहुत बड़ी गद्दारी हुई थी। एक चलती सरकार को षड्यंत्र के तहत जब गिराया गया था ना, तभी महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी वर्ग की जनता ने, मतलब आप महाराष्ट्र को भी नहीं मान रहे, झारखंड को भी नहीं मान रहे, दोनों पर यकीन नहीं कर रहे आप? हम दोनों पे यकीन नहीं कर रहे। ओके, प्रदीप जी के सर्वे पर यकीन नहीं कर रहे, वो आपको जितवा रहे हैं? नहीं, प्रदीप जी का मैं व्यक्तिगत बहुत सम्मान करता हूं। नहीं, मैं प्रदीप जी से आपकी लड़ाई नहीं करवा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जो सर्वे आपको जितवा रहे हैं, आप उन पर भी यकीन नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये आंकड़े अभी और बदलेंगे। झारखंड में भी महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन और संख्या में जीतेगी। अरे कमाल कर रहे हैं आप। अरे और कितना चाहिए? 81 सीटें हैं वहां पर, कितनी चाहिए आपको? 70 चाहिए क्या उसमें से? नहीं, दिल्ली या पंजाब थोड़े है। नहीं, ऐसा है कि झारखंड के जो, मैं वही कहा कि झारखंड के मुद्दे अलग, वहां की प्लानिंग अलग, वहां के कार्यकर्ताओं की सोच अलग, वहां की जनता की मुद्दे अलग। अच्छा, महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं तो प्रदीप गुप्ता सर एक बहुत अनुभवी हैं, एक बड़ी कंपनी के वो मालिक हैं, सब ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र में जनता का अनुमान 2 साल पहले ही आ चुका था। जनता का अनुमान तब आ जाता है जब नौकरियां छीनी जाती। अच्छा ठीक है, आनंद भाई एक सेकंड, आनंद भाई, अरे आनंद भाई रुकिए ना। अरे प्रचार खत्म हो गया, वोटिंग हो गई, अब कहां आप मुद्दों में जा रहे हैं? रुकिए अब कुछ दिन जरा, अब आंकड़ों पर, रिजल्ट पर बात करते हैं। ईवीएम बंद हो चुकी है, अब कोई फायदा नहीं है। अब मुझे ये बताइए, ये जो पोल आपको जितवा रहे हैं, आपको इंडिया गठबंधन को, एमवीए को महाराष्ट्र में जो जितवा रहे हैं, आपको उन पर भी यकीन नहीं है? ये क्लियरली देखिए, एक एसएएस ग्रुप है वो आपको जितवा रहा है। स्क्रीन पर मैं एक एक करके यहां सारे ऊपर दिखा भी रहा हूं। पी मार्क एकदम कांटे की टक्कर बता रहा है। फिर और भी बहुत सारे हैं, 3-4 के करीब ऐसे हैं जो आपको आगे बता रहे हैं, आप उन पर भी यकीन नहीं कर रहे। भास्कर का रिपोर्टर्स पोल आपको आगे बता रहा है।
160 से 165 के बीच में अगर कोई आंकड़ा, कोई पोल दिखाएगा, हाँ तो नतमस्तक होकर उसका स्वागत करूंगा। ठीक है। उसके नीचे अगर कोई दिखा रहा, क्योंकि हम सब जमीन पे चलने वाले कार्यकर्ता है मानव भाई। मैं तो अपनी पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ। देखिए प्रदीप जी भी इतनी जोर से हंसे आपकी बात पर, आपने बात ही ऐसी कर दी कि हमारे आंकड़े से कोई मेल खाएगा तो स्वागत करेंगे। तो नहीं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं का आंकड़ा है वो। अच्छा ठीक, आखिर जो बूथ प्रमुख होते हैं, जो पन्ना प्रमुख होते हैं, वो क्या करते हैं? हाँ। वो हमें फीडबैक देते हैं, जमीन से दे रहे हैं कि जिस प्रकार तुतारी बज रही है, मशाल चल अच्छा, रहा है आनंद और भाई, हाथ का पंजा चल रहा है। आनंद दुबे, आनंद भाई, आपको भी पता है सारी पार्टियों के दावे, उनके इंटरनल सर्वे भी गलत होते हैं। मैं मानता हूं एग्जिट पोल गलत होते हैं, लेकिन उनके भी गलत होते हैं, क्योंकि असल जब ईवीएम खुलती है ना, तो कई बार वो सरप्राइज करती है और सबको करती है, कभी किसी को करती है, कभी किसी को करती है। प्रदीप जी, आप हंस क्यों रहे थे, पहले बता दीजिए। मैं हंस रहा था उनकी एक बात पे, मुझे एक वो याद आ गया जो बहुत पुराना डायलॉग चलता है, खासकर मैं कोई न्यायिक व्यवस्था को नहीं कह रहा हूं। वो कहते हैं कि आप मुझे चेहरा बताइए, मैं आपको लॉ कानून बताऊंगा। तो साहब ने बताया कि आप मुझे नंबर बताइए, मैं उस पर जजमेंट दूंगा ये सही है कि गलत। नहीं, देखिए पार्टियों का ऐसा ही रहता है, और इस बार नहीं, मैं बाकी दोनों की दाद दे रहा हूं। उनकी कहीं कोई उनकी सारी बातें सराखों पे और बिल्कुल सही है, और हमारा भी ये मानना है कि आप उसके साइंस को तो समझिए कि करोड़ों लोगों ने वोट किया, उसके फ्यू थाउजेंड सैंपल्स हम ले रहे हैं, और उसके बाद भी हमारे जैसी कंपनी एक्सिस माई इंडिया, जिसने अभी तक 77 इलेक्शन किए हैं और 70 बार यदि स्पॉट ऑन रहते हैं, उसमें एक यूएस का भी इलेक्शन है और लोकसभा के भी इलेक्शन शामिल है, तो हम मानते हैं कि जैसे मैंने कहा ना, हर प्रोडक्ट और सर्विसेज का ट्रैक रिकॉर्ड देखना जरूरी है। ठीक है, मैच के जैसे, स्पोर्ट्स के जैसे, कभी कोई हार सकता है, कभी कोई जीत सकता है। साइंस इज देयर। पॉइंट टेकन। राजकिशोर, आपको लगता है कि एग्जिट पोल्स में लोगों का भरोसा वाकई कम हुआ है, या अभी भी सीरियसली ले रहे हो? नहीं, देखिए, मैं अभी जो आनंद दुबे जी कह रहे थे, जबकि एग्जिट पोल को मैं मनोरंजन का साधन मानता हूं, तो मुझे हंसी इसलिए आ रही थी उस समय, क्योंकि जब मैं भी एग्जिट पोल करवाता था, और तमाम, आप जानते हैं, करवाते ही थे हम लोग चैनल्स में, तो मेरे पास तमाम राजनेताओं से मेरे संबंध सिर्फ इसलिए खराब हो गए क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है। तो सवाल ये है कि अगर वो मनोरंजन का साधन है, और वो नेता ऐसे नहीं होते थे कि जो सिर्फ बैठकर बयानबाजी करने हो, वो मैटर करने वाले लोग होते थे, प्रभारी होते थे, और मैं आपको बताऊं मुख्यमंत्री स्तर तक के लोग होते थे। वो फोन आपके पास भी आते हैं, आप जानते हैं। बिल्कुल जानना अच्छा, चाहते हैं। हम अपनी बाध्यताओं से बंधे हुए हैं, हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो हमारी जनता के साथ में है, तो ऐसा नहीं है। और देखिए, ये देश ऐसा है मानक जी कि यहां पर अगर इसरो भी उपग्रह के प्रक्षेपण में फेल हो जाता है, तो उनको वैज्ञानिक भी बर्बाद लगने लगते हैं, उन पर भी सवाल उठाई पड़ते हैं। तो अगर इस तरीके से कुछ एग्जिट पोल अगर फेल हो गए, तो उसमें इस तरीके से बात नहीं होती। और देखिए, कई बार क्या होता है कि जनता जो है, चुनाव आज की तारीख में बड़े कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। जैसे अभी अगर आप एक्सिस सर्वे पोल की अगर आप बात करें, तो मैं खुद अभी इससे सहमत नहीं हो पा रहा हूं। प्रदीप जी जानते हैं, मैं, क्योंकि जितना अच्छा, आपको लग रहा है झारखंड में एनडीए आ गए हैं? मुझे ऐसा लग रहा है। उसका कारण यह है कि जो एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया है प्रदीप जी ने, जिस पर मैं सोच रहा हूं, जयराम महतो निश्चित तौर पर वहां पर जो टाइगर की जहां तक बात हो रही है, युवाओं में गजब उस व्यक्ति का, जो खासतौर से कुर्मी समुदाय है, कुर्मियों में उस व्यक्ति का जबरदस्त प्रभाव है। आजसू से ज्यादा उसका दिखाई पड़ा था, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे वहां पर मुझे कमजोर कड़ी, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, वो कांग्रेस दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस को 30 सीटें जो लड़ने को दी गई हैं, वहां पर शायद वो इतना अच्छा प्रदर्शन करती हुई नहीं दिखाई पड़ रही। और जो संथाल परगना और जो ये इलाका है, यहां पर जो कुछ मुद्दे हिमंतो विश्व शर्मा ने उठाए हैं, उनका फर्क है, पूरे राज्य में इसका फर्क नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर वहां पर हेमंत सोरेन ने, इस बात से मैं सहमत हूं कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और कल्पना सोरेन जो उनकी पत्नी आई, उनकी भी वहां पर लोकप्रियता ठीक ठाक हमें दिखाई पड़ी। लेकिन इसके बावजूद जो सीट वार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी वहां पर जो सेटिंग बैठाई है, और खासतौर से मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा, कांग्रेस वहां पर कमजोर कड़ी साबित होने जा रही है इंडिया गठबंधन में। ओके, ऑलराइट। अनुराग, महाराष्ट्र के सारे एग्जिट पोल आ गए, आपको यकीन हो रहा है सब पर? आपको लग रहा है पोल ऑफ पोल जो एनडीए को जिता रहा है वो सही है? आप मैंने पोल कराए नहीं, आपने पोल कराए नहीं, हाँ, है ना? हाँ। प्रदीप जी ने पोल कराए हैं, है ना? तो वो इस पे ज्यादा ठोस तरीके से, और मुझे लग रहा है उनका पोल बड़ा साइंटिफिक लग रहा है। वो जिस तरह से उन्होंने जो आंकड़े पेश किए हैं और उसके जो इंटरनल वर्किंग्स दिखाई हैं, उससे लग रहा है कि उनका पोल जो है काफी, लेकिन वो भी महाराष्ट्र के बारे में कुछ प्रेडिक्शन एकदम 24 घंटे उन्होंने डाल दिया। हाँ। छत्तीसगढ़ उन्होंने 2 घंटे में बता दिया,
महाराष्ट्र उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। अरे नहीं नहीं, वो वही, हिम्मत ही नहीं पड़ी अरे महाराष्ट्र वो में। वही तो कह रहे हैं अनुराग, वो आंकड़े तो वैसे ही आएंगे ना भाई साहब। अनुराग वो कह तो रहे हैं हमने हरियाणा से सबक ले लिया। इसके पहले लोकसभा में भी उन्होंने प्रेडिक्शन किया था। हाँ। तो हर बार प्रेडिक्शन करते ही हैं 2 घंटे में, वो हाँ। करते रहे हैं जिंदगी भर। अनुराग वेरी गुड पॉइंट, अनुराग वेरी गुड पॉइंट। प्रदीप जी आपको इस पर थोड़ा बताना चाहिए कि 77 में से, ना अनुराग एक सेकंड, 1 सेकंड, मैं प्रदीप जी से ही जवाब ले रहा हूं कि आपने 77 में से प्रदीप जी जो 76 इलेक्शंस का प्रेडिक्शन किया वो तो 2 घंटे में किया, और उनमें से आपका रिकॉर्ड अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, तो फिर इस बार ये बदलाव क्यों किया? मैं बताता हूँ। तो बिल्कुल सब सारी बातें आपने जो सवाल किए बिल्कुल सही और बड़े वाजिब सवाल है। बिल्कुल किसी के भी मन में ये सारे सवाल आना चाहिए। उसमें रोहन गुप्ता जी भी शामिल है। बिल्कुल उन्होंने कहा 2 घंटे में संभव ही नहीं है। हाँ। तो मैं आपको बता दूं, एक्सिस माई इंडिया पोस्ट पोल स्टडी के लिए जाना जाता है। एग्जिट पोल तो एक बोलचाल की टर्मिनोलॉजी है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहे भाई, एग्जिट पोल एक टर्मिनोलॉजी यूज करना है। एक बात। दूसरी बात, आपने देखा होगा, पिछला हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा का पिछला भी इलेक्शन एक फेस में हुआ था और उसको हमने दूसरे दिन लाया जैसे इस बार महाराष्ट्र लेके आए। वही कारण था कि जो आंकड़े आते हैं, और ये हम 1 साल पहले से चीज को चालू करते हैं, कोई 1-2 दिन का विषय नहीं होता, 2 घंटे का विषय नहीं होता, 1 साल से सारी ग्राउंड वर्क चालू होता है। हर क्वार्टर में हर एक सीट पर जाते हैं और उसके बाद ये आकलन लाते हैं। हरियाणा का इलेक्शन का जो हमारा प्रेडिक्शन था वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की केस स्टडी है, जो हर 2-4 महीने में पढ़ाई जाती है हार्वर्ड के बिजनेस की क्लासरूम के अंदर। तो जो हम हमेशा पोस्ट पोल ही करते हैं, 1 साल तक उस पर काम करते हैं। आपने देखा होगा ज्यादा करके इलेक्शन इंडिया में, ज्यादा करके इलेक्शन फेस में होते हैं। जहां सिंगल फेस भी होते हैं जैसे साउथ में, तो कभी 4-5 इलेक्शन होते हैं, जैसे तेलंगाना ले लीजिए, वो सिंगल फेस में हुआ। लेकिन उसके साथ जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के होते हैं वो फेस में होते हैं। तो वो आपको उतना लीवे और टाइम मिलता है कि आप उसकी स्टडी करें और जाएं। और इसीलिए हम कभी ओपिनियन पोल नहीं करते। हमारा वो पर्पस ही नहीं है। हमारा पर्पस सिर्फ इतना नहीं है कि जी कौन जीत रहा है, जी कौन हार रहा है ना, क्यों जीत रहा है, किस वजह से जीत रहा है, लोगों की जरूरतें क्या है, लोगों की समस्याएं क्या है, उनको कौन सुलझा पाने अच्छा में। प्रदीप जी देखिए, एक तो जो हार्वर्ड में आपका केस स्टडी बना है हरियाणा का एग्जिट पोल, उसमें यह भी तो बताया जाता होगा ना कि ये एग्जिट पोल गलत भी साबित हुआ। मतलब जरूरी थोड़ा है कि सारे के सारे सही मॉडल ही वहां पढ़ाए जाते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का जो सिलेबस और स्टडी का फार्मूला है वो केवल कंपनियों की सक्सेस और फेलियर के आधार पे ही है। वहां सबसे बड़ा केस कौन सा है आपको पता है? कोडैक का, कि वाई कोडैक फेल्ड। करेक्ट। 3 सीईओ आए, 3 सीईओ 3 साल में आए, उनने कहा वी वांट टू गो डिजिटल। क्योंकि जब डिजिटल का जमाना आया, कोडैक फिल्म पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि हर जगह से पैसे आते थे, लेकिन हर सीईओ आया बोला वी वांट टू गो डिजिटल। लेकिन जब लास्ट सीईओ गया और कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो सीईओ से पूछा भाई क्या हुआ, और अभी कुडंट गो डिजिटल, हम जा नहीं सके डिजिटल, तो कंपनी बंद हो गई। तो वहां फेलियर के केस ज्यादा, इंक्लूडिंग बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ना बिल्कुल सही है प्रदीप जी। अब देखिए आप जो कह रहे हैं और आपने जो आज सर्वे किया है, मतलब इतना चर्चा में है कि 4 उंगलियां उठी हुई है विंडोज में, सब बोलना चाह रहे हैं आप पर। अनुराग पहले जल्दी से आप बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे? मेरा तो आपने पूरा वाक्य नहीं पूरा होने दिया। आप बोलिए। एक वाक्य भी नहीं बोल पाया, उसके पहले वो वहां के भेज दिया गया। हाँ। मैं आपके पोल सर्वे को तो मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत साइंटिफिक लग रहा है। हाँ। बाकी सब सर्वेस, क्योंकि आपने बहुत अंदर तक के आंकड़े दिए, हमारे समझ में वो आ रहे हैं और हमको कुछ नहीं तो ट्रेंड मालूम पड़ रहा है चीजों का, और हम उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपके यहाँ। आपने अन्यथा ले लिया उसको। मैं प्रदीप जी, ये दोनों मेरे जो मित्र हैं पार्टियों के, दोनों मेरे दोस्त हैं। ये 1 मिनट, ये मैं इनकी तरह रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं आपके पोल पर को, बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, एब्सोल्युटली रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं उसका सम्मान कर रहा हूं। उल्टा आपने ले लिया, उसको अलग तरह से ले लिया। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में जितना आसानी से आप जनजाति निकाल दिए, महिला निकाल दिए, और जितने आसानी से आपने प्रोजेक्ट कर दिया, महाराष्ट्र के इश्यूज, नेता, अंदर के गणित, पार्टियों की संख्या, उनके नेता और लोकल इश्यूज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, और वो किसी भी सैंपल सर्वे के लिए कर पाना एक बहुत कठिन काम है।
मैं कहूंगा कि लगभग मुश्किल काम है। ओके, तो वो जो गणित है वो ऐसा कठिन गणित है कि उसमें अगर इन्होंने समय ले लिया है उसको पूरा करने के लिए तो ठीक काम किया है। ठीक है, वो समय उनको जरूरत पड़ेगी लिटरली। मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के ये जो सर्वे बड़े आसान से जो 2-2 घंटे में सबने दे दिए हैं, ठीक है, अपनी फटाफट, ये ना फटाफट जो डिश बांटी गई है ना फास्ट फूड की तरह, ये फास्ट फूड वाला काम नहीं है। अभी भी ये 23 तारीख तक भी ये पूरा कर पाएगा कोई? मुझे लग रहा है कि बहुत ही ऐसा कॉम्प्लेक्स केस है वो, बहुत कि कांटे की टक्कर है ना। करना मतलब बहुत मुश्किल पड़ेगा। आपकी हेडलाइन अनुराग यही है ना, हेडलाइन यही है ना कि जी। कांटे की टक्कर है। बिल्कुल 100%। बहुत बढ़िया, ठीक है। 100% रोहन गुप्ता, कांटे की रोहन क्या टक्कर कह रहे थे, है। बोलिए रोहन। देखिए, मेरा एक सवाल है। प्रदीप जी ने कहा बिल्कुल तो बात आज सही नहीं है कि देखिए आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, अगर आप 77 में से 70 में सक्सेसफुल है। सवाल एक ही है कि अगर महाराष्ट्र में आप टर्नआउट का वेट कर रहे हैं एक दिन के लिए, तो झारखंड में क्यों आपने 2 घंटे में रिजल्ट दे दिया, ये बता दीजिए। क्योंकि आंकड़ा तो झारखंड का भी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अभी फाइनल आंकड़ा अभी 5 मिनट पहले आया हुआ है, तो वहां पे ऐसा क्या हो गया कि आपने आंकड़ा दे दिया? हाँ बोलिए प्रदीप जी। नहीं, मुझे आवाज नहीं आई रोहन जी की, कुछ भी झारखंड का कुछ कह रहे थे। वो कह रहे हैं झारखंड में आपने कैसे दे दिया इतनी जल्दी, महाराष्ट्र के लिए इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल। हाँ। देखिए, झारखंड में 81 में से 43 का जो सर्वे है फेज 1 में हो चुका है। हाँ। इसका मतलब मोर देन 50% से ज्यादा सीटों के ऊपर चुनाव हो चुके हैं और सब्सटेंशियल 1 सप्ताह से ज्यादा हमको मिल चुका है। और उसके बाद भी जो आज भी जो पोल हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज का हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो मैंने जैसे बताया, सर्वे में जो है पूरे स्टेट के सैंपल्स ही आते हैं, सैंपल्स के आधार पे ही होता है। जैसे कि आपका एक ब्लड टेस्ट होता है और उसके आधार पर उसकी जांच पड़ताल होती है। ठीक है। तो उसी आधार पर हमने दिया है। मैं वापस कह रहा हूं कि देखिए, कोई भी स्टडी गलत हो सकती है, और गलत का मतलब क्या है, 10 सीटें इधर की उधर। आज प्रदीप जी टारगेट पर हैं और सारे देखिए कैसे एक एक करके सवाल दाग रहे हैं। हाँ रोहन बोलिए, रोहन जल्दी उनके से। हाँ। सवाल बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। वो उन्होंने ये पूछना ही चाहिए और मुझे जवाब देना ही ओके चाहिए। रोहन फिर से। हाँ रोहन कुछ कहना चाह रहा। हाँ रोहन बोलिए। लेकिन आवाज बढ़ाइए, रोहन जी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी मैं बढ़ा रहा हूँ। हाँ रोहन बोलिए। आज जो बैठकों पे चुनाव हुए हैं, उस बैठकों में हार जीत का मार्जिन 3% से कम है। 47 बैठक में बता रहा हूं, लेस देन 3%। और जो आपने जब आंकड़ा डिक्लेयर किया, उसके बाद से लेके अब तक वोट प्रतिशत 8% बढ़ चुका है। तो मेरा सिर्फ इसी पे सवाल है। मैं आपका वेल विशर हूं, मैं चाहता कि आप ये भी आंकड़ा जो है कल डिक्लेयर करते, शायद विश्वसनीयता और बढ़े। हाँ आनंद भाई, इसके बाद बस जरा प्रदीप जी जवाब दीजिए। प्रदीप जी नहीं, आप जरा रिपीट कीजिए। उन्होंने कुछ परसेंटेज वो और कह रहे हैं झारखंड में सेकंड फेज में वोट परसेंटेज जो आया था शाम 5 बजे का, खत्म होते होते वो बढ़ गया है। अब आंकड़ा रिवाइज हो गया है, जैसा आपने कहा ना महाराष्ट्र में रिवाइज होता है, हरियाणा में भी हुआ था। आरबीआई का जो डिफरेंस है वो 3% से कम है 45 सीटों। मैं रोहन जी आपको बताऊं कि सर्वे का आधार, बिल्कुल रोहन जी ने सब बिल्कुल सही बातें करी। सर्वे में जो है सैंपल्स होता है, सैंपल्स में वो 100 हो या 2000 हो या 10,000 हो, हर जाति का, यानी उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग अक्रॉस डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी। तो जो डेमोग्राफी है, जेंडर से लेके, एज ग्रुप से लेके, कास्ट से लेके, रूरल अर्बन से लेके, वो उसी मात्रा में ली जाए जिस मात्रा में वो मौजूद है और उसके आधार के ऊपर करते हैं। वोट शेयर की बात बिल्कुल सही कही। जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी 43 सीटों का इलेक्शन हो चुका है। बाकी सीटों के ऊपर, 38 सीटों के ऊपर आज चुनाव हुए हैं और उसी के आधार पर यह आकलन किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं रोहन जी। फिर भी उसमें 2-3% का जैसे टोटल में नंबर बढ़ गए हैं टर्नआउट के, तो सर्वे में भी वो नंबर स्विंग हो सकता है। और इसीलिए +-2% का मार्जिन एरर होता है और बिल्कुल इसीलिए रेंज होती है सीटों की। ओके आनंद भाई 1 सेकंड रुकिएगा बस जरा। राजकिशोर, आपको महाराष्ट्र वाले पोल ऑफ पोल्स पर यकीन हो रहा है जिसमें ज्यादातर एनडीए को आगे दिखा रहे हैं? देखिए, हाँ, मैं एक चीज़ तो मैं आपसे शुरुआत में जब डिबेट शुरू हो रही तब मैंने आपसे एक बात कही थी कि शुरुआत में महाविकास अघाड़ी को जिस तरीके से वहां पर बढ़त दिखाई पड़ रही थी लोकसभा चुनाव के बाद में, हुआ क्या कि जैसे जैसे टिकट वितरण और सीटों की शेयरिंग का मामला, मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरीके से वहां पर अदावत हुई महाविकास अघाड़ी में, तो एक फर्क वहां पर बिल्कुल साफ था कि एनडीए यानी वहां पर महायुति सत्ता बचाने की लड़ाई के लिए पूरी तरीके से एकजुट दिखाई पड़ रही थी। जो अंतर विरोध थे, जो विरोधाभास थे, उनको ढकने की कोशिश कर रही थी। वहीं
महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री बनेगा, मतलब कौन बनेगा मुख्यमंत्री का खेल चल रहा था। तो इससे निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ताओं के बीच में जो कंफ्यूजन गया वो निश्चित तौर पर आगे गया। फिर उसके बाद जो मैंने कहा कि लाभार्थी योजना 1500 भी आप दे रहे हैं, 2100 का आपने ऐलान कर दिया है, 3000 का महाविकास आघाड़ी ने कर दिया है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी बार बार एक बात कह रही है कि भाई हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है डिलीवर करने में अच्छा है, और जो कुछ हद तक सही भी है, जैसे कांग्रेस का कुछ मामलों में, जैसे कर्नाटक का हो गया या हिमाचल प्रदेश का जो आता है, इन सब चीजों को बताने में भारतीय जनता पार्टी वहां पर पूरी तरीके से सफल रही। फिर इसको आप कुछ भी कहें, उद्धव ठाकरे निश्चित तौर पर वहां पर जो हिंदुत्व का, बाला साहब ठाकरे इस चुनाव में भी बहुत बड़ा मुद्दा रहे हैं। तो ये देखना होगा कि उद्धव ठाकरे के साथ में जो उनका एक नया जो उनका रूपांतरित रूप आया है, जो रूपांतरण हुआ है, जो नया रूप आया है, उसको किस तरीके से वहां की जनता एक्सेप्ट करती है, ये वाकई देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जिस तरीके से फडणवीस के खिलाफ वहां पर मराठाओं में एक नाराजगी थी, शरद पवार ने जिसको और बढ़ाया था। 5 साल श्रीकांत शिंदे पहले सत्ता से हो गया, फिर वो जब श्रीकांत शिंदे कह रहा हूं, एकनाथ शिंदे के एक मराठा के नेतृत्व में वो उप मुख्यमंत्री बनने को भी तैयार हो गए। और जिस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व का एक प्रखर रूप लिया, धर्म युद्ध और बनाम जिहाद, जो पूरा जो भाषण लिए थे, बिल्कुल कह रहे हैं, तो उसके बाद उनकी छवि निश्चित तौर पर बिल्कुल एक अलग रूप में सामने आई। तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र, हर रीजन के अलग अलग समीकरण हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो नीत गठबंधन है वहां पर वो समीकरण बैठाने में थोड़ा कामयाब रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई केक वाक है और बहुत आसानी से वो जीत रहा है। निश्चित तौर पर महाविकास आघाड़ी उसको कड़ी टक्कर दे रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां महायुति सरकार बनाने के करीब है। ओके, आनंद दुबे बोलिए, क्या कह रहे थे? मानक भाई, मैंने जानबूझकर अनुमान और सर्वे को मनोरंजन कहा, क्योंकि एक नेता होने के नाते मेरी भी दिलचस्पी होती है कि आप जैसे किसी बड़े पत्रकार से पूछूं कि भाई क्या चल रहा है, और कभी कभी अनुमान और नतीजों के बीच में 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन का गैप होता है। तो एक नेता होने के नाते वो अपनी बीपी बढ़वाने का इच्छुक नहीं हूं, इसलिए मैंने उसको मनोरंजन कहा, क्योंकि जो होना है वो तो तय है। लेकिन जिस प्रकार अभी विश्लेषण में सुन रहा था, ये बहुत कांटे की टक्कर है। लेकिन इस कांटे की टक्कर में मैंने ये नहीं कहा कि हम 200 पार कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि हम 180 पार हैं, हमने ये कहा कि हम 160, 165 तक जाएंगे, क्योंकि 145 ही तो बहुमत का आंकड़ा है। तो 15-20 सीटों का एज हम लेकर चल रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि एक तरफा हम जीत रहे हैं और महायुति का सुपड़ा साफ हो रहा है। वो भी अच्छी लड़ाई में है। बीजेपी 70-80 पाएगी। ठीक है, ओके। अपना सीएम बनवाकर ही मानेंगे ना आप इस बार? दोहरा दीजिए एक बार, क्या हमारा सीएम बनेगा? उद्धव जी सीएम बनेंगे हर हाल में? मैं पहले भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप कहेंगे कि आपको ये जानकारी कहां से? मेरे पास पूरी जानकारी है कि महाविकास आघाड़ी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ही बनेंगे। अब आप पूछेंगे आपको कैसे मालूम है? पता, सिस्टम में हूं। अच्छा, तो मतलब शरद पवार जी ने और नाना पटोले जी ने, दोनों ने हामी भर दी है? शरद पवार साहब ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हामी भर दिया। अच्छा, शरद पवार जी का बयान तो कुछ और कहता है, जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसी का सीएम बनेगा। तो महिला सीएम की बात कर रहे हैं। महिला सीएम का भी आइडिया दे चुके हैं। शरद पवार जी के अब तक जो इतिहास रहे हैं, वो जो बोलते हैं, वो जो होता है, और जो होता है जो बोलते हैं, ऐसा है। बहुत बढ़िया। फिर आप कैसे भरोसा? बहुत बढ़िया। अब वही बात है, अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने हामी भर दी, आपको यकीन हो गया अचानक? उन्होंने जनता के सामने ये तो कहा ना कि महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अंदर तो आपकी पार्टी में कौन सी महिला सीएम की उम्मीदवार है, बताइए? अरे मैं वही तो कह रहा हूं कि उन्होंने पब्लिकली जो कहा उसे क्यों पकड़ रहे हैं? हाँ। जो नहीं कहा उसे पकड़िए। अच्छा, जो नहीं कहा। चुनाव खत्म हो गए आज आनंद भाई, चुनाव खत्म हो गए, उसकी एक सबूत दे रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं। अरे रोहन, कुछ दरवाजे, फडणवीस जी कह रहे थे दरवाजे बंद हैं उद्धव ठाकरे के लिए, लेकिन ये साथ में फडणवीस जी ने यह भी कहा कि कौन किसके साथ है 23 को पता चलेगा। मतलब कहीं एक छोटा सा दरवाजा, छोटी सी खिड़की मेरे ख्याल से खुली है अभी भी। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव पूरे देश में एक अनूठा चुनाव है। कौन सा दरवाजा कहाँ है, ये तो रिजल्ट का आने के बाद ही मालूम चलेगा। चुनाव अच्छी तरह संपन्न हो गया, और उद्धव जी का एजेंडा सही है, जो सीएम बनाएंगे उनके साथ जाऊंगा। जैसा आपको मंजूर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। ओके, महायुति मिलके लड़े और उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। मैंने कहा 170 प्लस आएंगे। तो शिंदे जी को बनाएंगे क्या दोबारा? देखेंगे जिसके कैसे नंबर आते हैं, क्या सब बैठ के तय करेंगे। अभी तो 23 को आने तो दीजिए। अच्छा, ठीक, आगे आगे देखिए होता है क्या। ओके। अनुराग, क्या ये मसला था क्या इस बार के चुनाव में? क्योंकि पिछली बार देखिए, इस पर हम हजारों घंटे चर्चा कर चुके। 19 में वोट पड़ा बीजेपी शिवसेना को,
सरकार बनी महाविकास आघाड़ी की, उसके बाद दोनों पार्टियां टूटी और आज देख लीजिए क्या हाल है। मतलब लोगों को भी समझ में नहीं आया वोट पिछली बार किसको दिया था, किस पार्टी को, किस नेता को दिया था, किस उम्मीदवार को दिया था, किसी को याद भी नहीं होगा। क्या पता नहीं वो कौन सी पार्टी में है, ढूंढना पड़ता होगा कौन सी पार्टी गठबंधन को दिया था, कौन सी पार्टी आज राज कर रही है। ये मुद्दा था नहीं इस बार। मैं थोड़ा सा पहले एक छोटा सा रिपेयर कर दूं, राजकिशोर जी को थोड़ा सा, वो मुझसे वरिष्ठ हैं और मैं थोड़ा रिपेयर करूं कि खाली एमबीए में झगड़ा नहीं रहा है, ज्यादा बड़ा झगड़ा महायुति में हुआ है अंदर में। मतलब 8 कैंडिडेट महायुति में फ्रेंडली फाइट में हैं और जो 60 बागी हैं उसमें 47 महायुति में है, सत्ता पक्ष में है। तो ज्यादा बड़ा जो बवाला मचा हुआ है अंदर वो वहां मचा हुआ है। एमबीए में दोनों जगह बावेला है, लेकिन बड़ा बावेला यहां मचा हुआ है। तो थोड़ा सा एक मामूली सा रिपेयर मैंने वो कर दिया कि गड़बड़ तो चारों तरफ है। ठीक है, ऐसा झमेला, ऐसा झगड़ा, इस तरह की बगावत और इस तरह कई, मैं कह रहा हूं बहुत सारे उसमें बागी सीधे सीधे रेस में हैं। दोनों गठबंधन बहुत मजबूत हैं, लेकिन लग रहा है कि बागी क्यों इसको ये गठबंधन ने टिकट ही क्यों दिया इस आदमी को, जो बिल्कुल लड़ने के काबिल भी नहीं दिख रहा है। वो सामने वाला बागी ज्यादा बेहतर फाइट कर रहा है। ये स्थिति हमको दिखाई दे रही है यहाँ पर और बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है हर चुनाव क्षेत्र का। अब जितना आसान, जैसे मैं अगर रीजन वाइज करो तो बहुत आसान है। कांग्रेस विदर्भ में अच्छा करेगी, उद्धव जी की पार्टी जो है वो बंबई में अच्छा करेगी, है ना। शरद पवार की पार्टी पश्चिम महाराष्ट्र में अच्छा करेगी। कोकण का पूरा जो कोस्टल बेल्ट है वहां शिंदे साहब और बीजेपी अच्छा करेगी। ये इस तरह बोलना आसान है, लेकिन हर चुनाव क्षेत्र में ये जो नंबर ऑफ पार्टीज जो फैल गई हैं, इनमें आपस में कहीं कोहेशन नहीं है। दोनों तरफ एक दूसरे को टांग खींच के गिराने की स्थिति भी बन पड़ी है और इसलिए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके, अच्छा अनुराग, अब एक सेकंड रुकेगा। प्रदीप जी, मुझे पता है महाराष्ट्र पर आप हमें कुछ बताएंगे तो है नहीं, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं कि इस बार जो आपने आज एग्जिट पोल महाराष्ट्र में किया उसके बारे में ना बताते हुए आप कह रहे हैं ना साल भर आपका काम चलता है तो आपने पिछले साल भर महाराष्ट्र में जो रिसर्च किया उसमें से कुछ बता सकते हैं क्या? नहीं, उसमें देखिए मानव जी, वही होगा कि मैं यदि कोई भी डेटा पॉइंट्स के बातें आपके समक्ष रखूं तो उसका कुछ आधार चाहिए, और आधार जब हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं तो उसका आधार वही होना चाहिए कि अब जो लोग वोट कर चुके हैं उसके बाद उनकी क्या राय है। इसके पहले के जो भी आधार थे, क्या वो उसी दिशा में वैलिडेट हो रहे हैं या उसमें परिवर्तन आ रहा है। समय समय पे बोलते ना कि हर दिन एक नया दिन होता है, तो लोगों की आशाएं आकांक्षाएं भी बदलते रहती हैं समय के साथ साथ। तो उस चीज की ही पक्का करने के लिए, जानने के लिए हम थोड़ा सा समय लेते हैं। अच्छा, ठीक है प्रदीप जी, और कोशिश प्रदीप जी, लोकसभा में एनडीए क्यों हार गया था महाराष्ट्र में? नहीं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, देखिए मैं वापस कह रहा हूं कि एक और छोटी सी, एक 10 सेकंड की चीज कि हमको किसी भी प्रोडक्ट से, जैसे फोन है तो उससे क्या उम्मीद करनी चाहिए, ये कैलकुलेटर है तो इससे क्या उम्मीद करनी चाहिए, ये प्रोडक्ट सर्विसेज है, एक सॉफ्टवेयर है उससे क्या। तो मार्केट रिसर्च और प्रेडिक्शन से भी जो एग्जिट पोल की बात करें तो 4 विषय को जानने की कोशिश की जाती है कि भैया अगली बार सरकार कौन बनाएगा, नंबर 1। नंबर 2 है जो भी सरकार बनाएगा वो कितनी ताकत से कितनी सीटें किसकी आएंगी। नंबर 3 ये है कि वोट शेयर, एक वोट शेयर भी मायने रखता है कि कितने लोगों ने किसको मत दिया, इस तरह से आधार होता है। अब लोकसभा की बात करें तो हमने भली 360 से 400 की रेंज दी हो और एनडीए सरकार बनाई कहा, तो भाई उसको आप एनडीए को एनडीए से ना मापोगे, यानी 293 तो एनडीए की सीट आई ना तो सरकार बनी। हाँ, हमारा सीट का आकलन इन 3 बड़े प्रदेशों में गलत हुआ, 27 प्रदेशों में एग्जैक्टली मैच है, एग्जैक्टली, इसीलिए तो सरकार बनी है। तो आपको ये जानना चाहिए। और चौथा विषय होता है जिसकी भी सरकार बन रही है तो क्यों और किन विषयों और मुद्दों पे बन रही है। ये 4 चीजों का बेसिक ऑब्जेक्टिव है किसी भी एग्जिट पोल या अनुमान को लगाने का। ठीक है प्रदीप जी, देखिए इतने मंझे हुए इंटरव्यूई हो गए हैं कि मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा था कि महाराष्ट्र में एनडीए क्यों हार गया, उन्होंने बता दिया कि मेरे सवाल का मतलब ये था कि आपका प्रेडिक्शन। नहीं, प्रदीप जी मैं तारीफ कर रहा हूं,
अरे मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी कि आप सवाल पहले समझ गए कि आपका जो एग्जिट पोल गलत हुआ था महाराष्ट्र लोकसभा में, वो क्यों हुआ था। मानक एक ही सेकंड दीजिए, बस एक सेकंड दीजिए। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा रीजन है 62 सीटों के साथ विदर्भ, यानी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, 10 सीटों के साथ लोकसभा का। वहां पे सारा का सारा लब्बो लबाज दलित और आदिवासी कॉम्बिनेशन के ऊपर है। और दलित उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ डिसाइसिव होता है, जहाँ निर्णायक होता है। देखिए मध्य प्रदेश में भी दलितों ने नहीं दिया वोट, लेकिन दलित का वोट निर्णायक नहीं होता है। तो यहाँ पर जो था दोनों जगहों पे, उत्तर प्रदेश में और इसमें, केवल दलितों की वजह से, और वो भी संविधान वाली बात, संविधान और रिजर्वेशन उससे संबंधित इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है रिजर्वेशन इंडिया के अंदर। आप क्या सोच रहे हैं मणिपुर में जो हालत है वो क्यों है? आप कहते उसको मेटी और कुकी है, बट क्यों? सिर्फ उन्होंने उस समुदाय को आदिवासी का दर्जा दिया, और उसके बाद से जो दोनों समुदायों के बीच में लड़ाई हुई जो अभी तक जारी है, तो बड़ा सेंसिटिव है। और वही जो है दलितों ने उस चीज को लिया कि भैया हमारा यदि रिजर्वेशन चला गया तो फिर बचा क्या। सही बात है, बिल्कुल। अब राजकिशोर ये बताइए, ज्यादा किस पार्टी का, किस गठबंधन का दांव पर लगा हुआ है महाराष्ट्र में और झारखंड में? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो इंडिया गठबंधन है, इसके भविष्य का बहुत बड़ा फैसला इस राज्य के चुनाव नतीजों से तय होगा। क्योंकि ये इंटैक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि अगर विजय मिलती है तो निश्चित तौर पर ये और सीमेंटेड होगा, लेकिन अगर नहीं ऐसा होता है तो उसके बाद फिर वहां पर किस तरीके से लोग किधर जाएंगे और पूरे देश में किस तरीके की हवा बनेगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही उसके साथ में चूंकि 9 सीटों पर चुनाव हुआ, अगर आप देखेंगे मुस्लिम वोटों का जिस तरीके से रुझान कांग्रेस की तरफ गया, और जैसे राहुल और प्रियंका, मतलब राहुल गांधी खास तौर से मुस्लिम वोटरों के बीच में पहली पसंद के रूप में उभरते आ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये जो क्षेत्रीय छत्रप है उनके बीच में बेचैनी है, खासतौर से इंडिया गठबंधन में, क्योंकि ये वोट उन्हीं के लिए है। तो उसमें ये देखना होगा अगर इस तरीके से कांग्रेस वहां पर, क्योंकि जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि झारखंड में कांग्रेस कमजोर कड़ी है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ही मजबूत कड़ी है। वहां पर उद्धव ठाकरे, मैं फिर कह रहा हूं कि वो किस तरीके से वहां पर रहते हैं, तो उद्धव ठाकरे और अजीत पवार, ये जो दो लोग हैं, ये मुझे लगता है कि ये देखने वाली बात है। आनंद दुबे बताएंगे। आनंद दुबे, आपकी रिपोर्ट क्या आ रही है? मुस्लिम ने इस बार दिया है वोट आपकी पार्टी को या नहीं दिया? पिछली बार तो दिया था, लोकसभा में पूरा शिफ्ट हो गया था, इस बार मिला असेंबली में? अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को जिहादी कहेगी, कटेंगे तो बटेंगे कहेगी, तो विकल्प के रूप में महाविकास आघाड़ी को वोट करेंगे, स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। और सिर्फ मुसलमान क्यों करेंगे, हिंदू भी कर रहा है। अगर हिंदू हमें मतदान नहीं करेगा तो पूरे महाराष्ट्र में कोई ऐसी सीट तो है ही नहीं लोकसभा में जिसमें केवल मुसलमान आपको जिता दे। अगर हम 9 सीटें जीते हैं तो हो सकता है 1-2 सीटों पर मुसलमानों की वजह से जीते हो, लेकिन 6-7 सीटों पर तो हिंदुओं की वजह से जीते हैं। तो हिंदू मुसलमान दोनों ने तय किया हुआ है कि हमको शिवसेना को जिताना है। अच्छा, और अगर एक मिनट हाँ। अगर मैं कहता हूं कि अगर समझ लीजिए हमारी शिवसेना जो असली है वो अगर 40-50 के बीच में पाती है और एकनाथ शिंदे 30 और 35 के बीच में पाते हैं, मान लीजिए, अनुमान, मैं भी एक सर्वे कह रहा हूं, तब तो ये आप लोग नहीं कहेंगे ना कि उद्धव ठाकरे जी बड़े कमजोर नेता हैं, असली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सेकंड ना, एक सेकंड। देखिए, लोकसभा के नतीजे के बाद भी हमने ये नहीं कहा कि उद्धव ठाकरे कमजोर है या नकली शिवसेना है। जनता ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है उसमें, इसीलिए वो अभी तय नहीं हुई असली नकली की लड़ाई महाराष्ट्र में। तो शिवसेना के लिहाज से देखिए, एनसीपी के लिए सुनिए, एनसीपी के लिए तो काफी हद तक तय कर दिया लोगों ने। शरद पवार को दे दी 10 में से 8 सीटें, अजीत पवार को 4 में से 1, वहां तो काफी हद तक तय हो गया। आपकी पार्टी में हुआ नहीं था, इसलिए यह सवाल अब भी बना हुआ था। दूसरा, आनंद दुबे, आप क्योंकि खरी खरी कहते हैं, क्या मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को माफ कर दिया है क्या महाराष्ट्र में? लोकसभा में तो कर दिया था ऐसा लगा, लेकिन असेंबली में आपको लगता है? हाँ, हमने क्या पाप किया है मुसलमानों के? अरे कमाल करते हैं, बाबरी मस्जिद तोड़ने का श्रेय लेते हैं। अरे फिर वही बात, क्या किया है? फिर वही बाबरी, 10 बार कहूंगा कि बाबरी को, अरे 1992 के दंगों में शिवसेना के नेता कैसे खुलेआम छाती ठोक के कहते थे हमारा ये रोल है। और श्री कृष्णा आयोग की रिपोर्ट, श्री कृष्णा आयोग की रिपोर्ट पढ़ी होगी आनंद दुबे आपने तो डिटेल में, उसकी चर्चा करेंगे, सुबह हो जाएगी। मानक भाई, बाबरी का मुसलमानों से क्या संबंध है? ओहो, क्या बात है,
बाबरी, अरे बाबर कौन था? क्या एक बात है। आक्रांता था, एक आताताई था, हमारे देश का दुश्मन था, हमारे मंदिरों को तोड़ता था, हमारे खजाने को लूटकर भागता था। अगर उसके नाम पर कोई मस्जिद थी जिसको हमारे शिव सैनिकों ने गिरा दिया, ये तो मुसलमानों को ताली बजाने वाली बात है। आनंद दुबे, अच्छा देखिए, पता है, देखिए अब आप अपने असली रूप में आए हैं, और वो भी इसलिए आए क्योंकि महाराष्ट्र में वोटिंग हो चुकी है। ये सवाल मैं आपसे कल पूछता, आप इतना खुल के जवाब नहीं देते। रोहन क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये डिबेट कल होना चाहिए था मानक, मैं भी यही कह रहा हूँ। एग्जैक्टली। खैर चलिए, रोहन गुप्ता तो मुस्कुराए होंगे इस बात पर। अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने असली हिंदुत्व वाले रूप में आती है, पुराने रूप में, तो बीजेपी के लिए तो एक नया विकल्प ही खुल जाता है। अगर 10, 15, 20 इधर उधर कम पड़ गए, कुछ भी हो सकता है। देखिए, फडणवीस चाहे कहें कि हमारे लिए हमने सारे दरवाजे उद्धव ठाकरे के लिए बंद कर दिए, आनंद दुबे या उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे कुछ भी कहें कि कभी नहीं जाएंगे, रिश्ते खत्म। राजनीति में अब ये सब नहीं चलता है। पिछले 2-4 साल में हमने देखा है, खूब देखा है, और उदाहरण आपके सामने है। कांग्रेस शिवसेना सोचा था किसी ने? बीजेपी पीडीपी सोचा था किसी ने? जेडीयू इधर उधर किसी ने सोचा था? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इसीलिए खैर अब वोटिंग हो गई, अब तो सब मानेंगे भी।